नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना होता है। सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाइयाँ। कैसा रहा इंटरव्यू मैम? बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले अपने बारे में बताएंगे, क्या नाम है, कौन सा अटेम्प्ट है, मीडियम क्या है? हाँ, मेरा नाम पूजा है और मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। इट्स माय थर्ड अटेम्प्ट और इस मतलब लास्ट के 2 अटेम्प्ट में भी मैं पहले इंटरव्यू तक पहुँच चुकी हूँ, लेकिन उसमें जो थोड़े से ड्रॉबैक्स रहे हैं वो मेरे मेंस के एग्ज़ाम्स में रहे हैं। फाइनल लिस्ट में, जैसा कि लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ, फाइनल लिस्ट में जो है वो 1 मार्क्स कम था। इस वजह से मेरा फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन होने से रह गया था। तो यही कुछ ड्रॉबैक्स, मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मैं सिर्फ आने वाले बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले बी प्रिपेयर फॉर मेंस ऑलवेज़, कि अगर आप मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर जो फाइनल आने वाली रुकावटें होती हैं वो रुक जाती हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया पहले इंटरव्यू दे चुके, कितने इंटरव्यू दिए पहले मैं 2 इंटरव्यू दे चुकी हूँ। हाँ जी बिल्कुल, तीसरा अटेम्प्ट है। मैं दोनों में इंटरव्यू तक पहुँची हूँ। दोस्तों देख सकते हैं मैम का तीसरा अटेम्प्ट है, लेकिन तीनों बार ही मैम ने इंटरव्यू दिया है। पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट। अच्छा मैडम, आपने बताया मेंस में कुछ कमियां देखने को मिली हैं। बिल्कुल। इस बार क्या क्या सुधार किया है? इस बार मैंने थोड़ा सा ज़्यादा आंसर राइटिंग की है और कॉन्सेप्ट्स को और भी ज़्यादा अच्छे से ब्रशअप किया है। जिस सब्जेक्ट में मेरे थोड़े मार्क्स कम रहते हैं उसी को मैंने बहुत अच्छे से ध्यान दे करके चीज़ें किए हैं और आंसर्स, मतलब डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है। पहले मैंने थोड़ा आंसर राइटिंग को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी बट इतने ज़्यादा आंसर्स नहीं लिखे थे, लेकिन इस बार मैंने ज़्यादा आंसर्स लिखे हैं, उस हिसाब से मैंने प्री निकालना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। बहुत सारे छात्रों का प्री नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आगे जा ही नहीं पाते। आपका हर बार प्री हुआ है, क्या रणनीति होना चाहिए प्री के लिए? एक्चुअली प्री पहले जो कुछ बच्चे जो तैयारी करते हैं वो बहुत ये सोच करके जाते हैं कि प्री तो हो जाएगा तो फिर प्री में तो ऑप्शन ही मार्क करने हैं, टिक मार्क ही करने हैं, कुछ देख लेते हैं। इस तरीके की स्ट्रेटेजी बच्चे बना करके चलते हैं, जिस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब यूपीएससी ने जो है अपने जो पूरा पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेंस के लिए बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपकी जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होती है वो बहुत अच्छे से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको प्रीलिम्स निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, कहीं कमी आपने बताया कि केवल प्री को फोकस करके तैयारी करना, प्री ना निकल पाना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो प्री के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो जैसे मई में अब इस बार 24 मई का दिया हुआ है कि नेक्स्ट जो प्रीलिम्स है वो होने वाला है। हाँ जी बिल्कुल, 2026 वाला। तो इसमें 24 मई को अभी डेट आई हुई है, तो उस हिसाब से अब जो ये समय चल रहा है इससे लेकर के प्रीलिम्स तक सबको प्री ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो ज़्यादा बेस्ट होगी। अभी से क्या कर देना? देखिए, करंट अफेयर्स के जितने भी करंट अफेयर्स इस समय पे चल रहे हैं, आपको करंट अफेयर के बारे में पढ़ना है। जितना ज़्यादा हो सकता है करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं, और साथ साथ में जो आपके टॉपिक्स हैं उन सबको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लें, ना कि खाली रट्टाफिकेशन करके काम नहीं चलने वाला है। अब यूपीएससी इस तरीके से नहीं दे रही है कि आप सीधा रट्टा लगा करके या एलिमिनेशन मेथड लगा करके आगे क्वेश्चंस निकाल लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके लिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें एनसीईआरटी और आपके नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका, तो क्या क्या अहम रोल? जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ में अपने नोट्स बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं कि अगर आपने नोट्स से पढ़ा है तो आपको ज़्यादा सोर्सेज फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके की सोर्सेज हैं उन्हीं को फॉलो करें और उनको ही बार बार पढ़ें। मतलब वही चीज़ है ना कि अगर आप 100 अगर आपके पास सोर्सेज हैं, उनको एक बार पढ़ने से बेटर है कि आपका जो एक सोर्स है उसी को बार बार आप पढ़ें, तो वो ज़्यादा बेटर होगा आगे की तैयारी के लिए। अच्छा, एनसीईआरटी कौन से सब्जेक्ट की और कौन सी क्लास से कौन सी क्लास? देखिए, वैसे तो बोलते हैं कि 6 से 12 तक का पढ़ना चाहिए, लेकिन जो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊंगी तो उसमें आप जो ज्योग्राफी हो गया है ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनका अगर आप 10th के बाद से भी पढ़ते हैं तो वो चल जाएगा। उसके लिए आपको इतना ज़्यादा, अगर आपको नॉलेज है तो वो पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन 10th से लेकर 10th 12th की एनसीईआरटी बिल्कुल ज़रूर पढ़ें, और 9 से 12 तक तो पढ़ ही लें एनसीईआरटी, वो ज़्यादा बेटर है। एनसीईआरटी को केवल पढ़ना या उसके नोट्स भी बनाना जरूरी? नहीं, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो वो अच्छी बात है, एनसीईआरटी पढ़ लें नोट्स बनाने की, क्योंकि फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ते हैं तो उसमें वही सब दोबारा रिपीट होता है। तो इसलिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी को पढ़ना सफिशिएंट होगा। वो पहले ही इतनी ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में होती है कि उसके नोट्स बनाने की इतना ज़रूरी नहीं होता है। अगर लगता है कि भाई हमें कुछ याद रखने की ज़रूरत है तो आप स्टिकी नोट्स का यूज़ कर सकते हैं। स्टिकी नोट्स लेकर के कि इस पेज में ये इंपॉर्टेंट है, वहीं पे उसको लिखा और स्टिक कर दिया,
ये बेटर होगा। बार बार ज़्यादा, और जितनी देर में आप लिखेंगे उसी चीज़ को उतना बेटर होगा कि वो उतनी बार में आप 2 बार उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि 26 वाला अभी प्री होने वाला है, अटेम्प्ट कितने रखना चाहिए? आप कितने रखते थे फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर, दोनों में? मैं एक सेफ़ साइड पे होकर के चलती हूँ। मेरे को ऐसा है कि मैं 75 टू 85 के बीच का मेरा रेशियो होता है, जिसमें मुझे लगता है कि ये सेफर साइड है। अगर मेरे इतने करेक्ट हैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाए। हर बार इतना ही आपने? हाँ, मैं इतना है, मतलब अगर मेरा हो गया है कि इतना मेरे को जीएस में रखना है, इतना मेरे को सीसेट में रखना है, तो सीसेट में मैं ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए अपना सेफ़ साइड अटेम्प्ट करके उसके बाद फिर मैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को नहीं छेड़ती हूँ। सीसेट में मैं ऐसा करती हूँ, और जीएस में भी मेरा यही है कि अगर मैंने एक प्रॉपर हो गया कि भाई कभी लगता है कि पेपर ज़्यादा ईजी है तो मैं 85 टू 90 चले जाती हूँ, अदरवाइज़ उतना ही रखती हूँ सेफ साइड के लिए। अच्छा, ये सी सेट में कितने कर रहे थे आप? सी सेट में क्वेश्चन अगर 50 टू 60 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, लेकिन करेक्ट, एक्यूरेट। अच्छा अच्छा। तो मैडम, पहली बार में सी सेट हो जाता है, प्री हो जाता है, मेंस हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है, कुछ तो स्पेशल आपने किया होगा, औरों से, भीड़ से अलग, लाखों की संख्या में? भीड़ से अलग सबका अपना अपना, अभी मुझे नहीं पता है कि किसने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की है, किसने क्या नहीं किया। मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो की है, मेरी वही स्ट्रेटेजी है कि मैं जो भी पढ़ती हूँ मैं साथ साथ उसके क्वेश्चंस लगा लेती हूँ। मैं वेट नहीं करती कि मैं पूरा पहले सिलेबस ख़त्म करूँगी फिर मैं क्वेश्चंस लगाऊंगी। मैंने जितना टॉपिक पढ़ा है मैं उतने से ही क्वेश्चन लगा लेती हूँ कि इतना पढ़ा है तो इतने के क्वेश्चन लगाएंगे। ये ही मेरी स्ट्रेटेजी रही है हमेशा से, चाहे वो आंसर राइटिंग हो चाहे वो प्रीलिम्स हो। अच्छा, प्री में स्कोरिंग सब्जेक्ट जो कोर है, एक सब्जेक्ट का कोर होता है, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं? पॉलिटी जो है एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं प्री में। पॉलिटी आपको देखने को मिल जाएगा। अब तो खैर वैल्यू नंबर्स भी पूछने लगे हैं, बजट, इकोनॉमिक्स, यहाँ से भी आने लगा है। लेकिन पॉलिटी एक कोर है, आप पॉलिटी पढ़ के ही जाएँ। पॉलिटी तो मतलब आप छोड़ ही नहीं सकते। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री से थोड़ा कम आने लगा है, पर इतना नहीं है। अभी मॉडर्न हिस्ट्री से भी काफ़ी ज़्यादा पोर्शन देखने को मिलता है एग्जाम्स में। हाँ, तो कह सकते हैं हम ये सारे कोर्स। सी सेट में कौन कौन सा टॉपिक कैसा लगे कि सी सेट को वो पढ़ के किया जा सकता है? देखें, ऐसे तो नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी परसेंटेज और नंबर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा उसमें आता है। जो यूपीएससी वाला सी सेट होता है उसमें ज़्यादा मात्रा में नंबर सिस्टम एक है। बाकी आप सिलेबस को एक बार गो थ्रू करें और सिलेबस से देख करके जो भी टॉपिक है, अगर आप सारे टॉपिक फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप नंबर सिस्टम, परसेंटेज, ये वाले टॉपिक ज़रूर ही करके जाएँ इनसे, और रीजनिंग वाले टॉपिक्स आप करके जाएँ तो उसके बेसिस पे हो जाएगा। पहला अटेम्प्ट जब आपने दिया था तो ग्रेजुएशन के साथ में किया था, और क्या किया है आपने पढ़ाई में? मैंने ग्रेजुएशन के साथ ही की थी। मैंने बीए किया है और उसके बाद फिर मेरा एमए है पॉलिटिकल साइंस से ही, और इकोनॉमिक्स भी है मेरा एमए। मैंने डबल एमए किया हुआ है। और लेकिन मैंने जब ग्रेजुएशन की थी उस समय मेरी एज नहीं हुई थी, इसलिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की थी साथ साथ, जिससे कि पढ़ाई से टच ना छूटे और प्रिपरेशन भी साथ साथ। भी आपने PSIR लिया है? हाँ जी। अच्छा, तो ऑप्शनल के लिए क्या कर रहे थे आप, कैसे तैयार? मैंने सुब्रा रंजन मैम के नोट्स ही पढ़े हैं और उन्हीं को बार बार पढ़ा है। मैंने नहीं किया कि मतलब बहुत ज़्यादा सोर्सेज को नहीं फॉलो किया, वही नोट्स पढ़े हैं, उन्हीं से किया है प्रिपरेशन। कोचिंग ली या सेल्फ कर रहे? नहीं, सेल्फ ही किया है। सेल्फ तैयारी? हाँ जी, मैंने सेल्फ ही तैयारी की है। मैडम, सैल्यूट है आपको कि सब कुछ आप सेल्फ ही कर रहे हैं। मैंने सेल्फ ही किया है, लेकिन फिर बाद में जब मेंस के लिए जो टेस्ट सीरीज़ होते हैं, हमारे वहाँ पर ही है इंस्टीट्यूट सिविल एकेडमी, मैंने वहाँ से टेस्ट सीरीज़ ली थी। लेकिन फर्स्ट वाले में जब मैंने फ़र्स्ट किया था, उसके बाद से जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद मैंने नहीं कोचिंग लिया। उसके बाद सिर्फ मॉक इंटरव्यूज़ और दैट्स ऑल। अच्छा। आप मेंस की आंसर राइटिंग शुरू से ही कर रहे थे कि केवल? नहीं, मेंस की आंसर राइटिंग मैं स्टार्टिंग से ही कर रही थी, पर स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा गाइडेंस नहीं थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एक हमारे अभिषेक सर हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस रही है। उसके बाद हमने आंसर राइटिंग प्रॉपर की है, चेकआउट करा है, सब अच्छे से किया है। फिर बाद में टॉपर की कॉपी भी देखते थे आप, देखी थी आपने? नहीं, ये सब मैंने नहीं किया है, बस कीवर्ड्स का ध्यान रखा है, जैसे जैसे टीचर्स गाइडेंस देते गए वहाँ से किया है। लेकिन आंसर स्टार्टिंग में जो गलतियाँ आती थी वो सर ने सुधार दी, उसके बाद फिर नहीं आया प्रॉब्लम। आप कौन कौन सी बातों को बताना चाहेंगे आंसर राइटिंग में, 4-5 बातें जो आपको महत्वपूर्ण? आंसर राइटिंग में सबसे पहले आप क्वेश्चन को गो थ्रू बहुत अच्छे से, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लें कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्योंकि आंसर राइटिंग करते वक्त अगर जो आप वर्ड लिमिट से आगे जा करके जो एग्जामिनर पूछना चाहता है
उसका अगर आपने आंसर दिया है तो फिर उस आंसर की कोई वैल्यू नहीं होती है। यूपीएससी के आंसर्स में सबसे ज़्यादा जो मेन बात है वो वर्ड लिमिट्स की है। जितना वर्ड लिमिट में जो पूछा है आपको वही बताना पड़ेगा। अगर आप उससे ज़्यादा आगे जा कर के आप वो आंसर देते हैं जो यूपीएससी चाहती है तो उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसमें वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम रूम में इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि आप अगर टाइम से ऊपर जा कर के करते हैं तो वो क्वेश्चन पेपर छूटने के ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल होता है, तो कितने हाँ। सालों के पीवाईक्यू आप प्री और मेंस के लिए करते थे और क्या तरीका रहता था? पीवाईक्यूज़ का ये है, आप 5 to 10 ईयर्स के पीवाईक्यू कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए। मैं बार बार इसी चीज़ पे फोकस कर रही हूँ कि कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि यूपीएससी अपना पैटर्न बार बार बदलती रहती है। तो आप अगर पीवाईक्यू के हिसाब से क्वेश्चंस तो देख सकते हैं, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये क्वेश्चन रिपीटेड होकर के आएंगे। तो इसलिए आपको पीवाईक्यूज़ के साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट्स पे भी ध्यान रखना होगा। पीवाईक्यू सिर्फ इसलिए है कि आप सिर्फ क्वेश्चंस को देख पाएँ कि यूपीएससी किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछती है। अच्छा। हाँ जी। तो उसके ऑप्शन को कैसे आप एनालिसिस करते थे, क्या तरीका रहता था? ऑप्शन को एनालिसिस करने का तरीका है, अब तो मैं फिर से वही बात कहूँगी कि जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि 1 स्टेटमेंट करेक्ट, 2 स्टेटमेंट करेक्ट। पहले पूछा जाता था कि बताएं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन अब पूछा जाता है बताएं इनमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे? उसके लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी पढ़ें बार बार पढ़ें और कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलें, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, नोट्स को हम आंसर राइटिंग से कैसे जोड़ते थे? जैसे कि आंसर राइटिंग कर रहे हैं आप, हाँ। उसमें हम नोट्स बना रहे हैं, तो कौन कौन से टॉपिक पे आप विशेष ध्यान देते थे? कैसे? जब भी आप नोट्स बनाएं तो उस समय पे नोट्स इतने ज़्यादा अच्छे से बनाएं। एक तो नोट्स जब बनाएं तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड नोट्स ना बनाएं। नोट्स जितने नीट एंड क्लीन लिखे होंगे आपको बार बार पढ़ने का मन करेगा। तो जो भी नोट्स बनाएं ऐसे बनाएं कि आपको बार बार पढ़ने का मन करे, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लेंदी बुक्स ले लेते हैं और उसके बाद उन्हें पढ़ना शुरू करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि पढ़ ही नहीं पाते हैं। इतना ज़्यादा होता है कि बोरियत महसूस होने लगती है या फिर ऐसा, और थोड़ा प्रेशर। तो नोट्स जैसे भी बनाएं कि देख करके आपको पढ़ने का मन करे। नोट्स ऐसे बनाएं, कीवर्ड्स उसमें बनाएं, और नोट्स जितने ज़्यादा हो सके उतने शॉर्ट बनाएं। जितने अगर आप लेंदी नोट्स बनाएंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। जितने ज़्यादा हो सके ऐसे नोट्स बनाएं कि आप एग्जाम टाइम पे क्विक रिवीजन उनका कर सके। तो नोट्स जितने ज़्यादा हो सके उतने शॉर्ट बनाएं, ज़्यादा थियोरी पे फोकस ना करें नोट्स के टाइम पे। नोट्स के साथ में अपडेट करते थे करंट अफेयर्स? हाँ बिल्कुल। तो कैसे करते थे, न्यूज़पेपर से कि मैगजीन से? न्यूज़पेपर से। अगर आप न्यूज़पेपर के साथ साथ मैं मंथली मैगजीन भी एक बार देख लेती थी। उससे मंथली मैगजीन से ये हो जाता है, आपको ये अंदाज़ा लग जाता है कि ये जो टॉपिक है ये किस वाले सब्जेक्ट से रिलेट करेगा। तो उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि आप जो भी आपके करंट नोट्स हैं जो हैं, उसके बाद आप करंट वाले चीज़ों को वहीं पर ऊपर ही स्टिकी नोट से उसको लिख करके अलग लगा ले कि भाई ये इस टॉपिक का है, इसको यहाँ पे रखना है, ऐसा। तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अच्छा, लास्ट सवाल ये रह जाता है, ऐसे और एथिक्स का जो स्कोरिंग सब्जेक्ट कहे जाते हैं, हाँ जी, हाँ इसके जी। लिए क्या रणनीति रही आपकी? ऐसे के लिए देखिए, ऐसे के लिए सबसे ज़्यादा वही है कि ऐसे की आप बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि 1200 वर्ड्स का आपको ऐसे लिखना पड़ता है। तो उस ऐसे में सबसे मेन चीज़ है कि जितना ज़्यादा आप करंट से जोड़ के लिख सकते हैं उतना ही ज़्यादा स्कोरिंग आपका ऐसे बन जाएगा। अच्छा, हाँ। कुछ पॉइंट बताना चाहें कि ऐसे करते हैं हम कि एथिक्स की दोनों की, तो क्या क्या ध्यान दें? देखिए, एथिक्स वाला सब्जेक्ट्स तो आप एथिक्स के तो नोट्स ही पढ़ लें, वही ज़्यादा बेस्ट होगा, और फिर उसके बाद आंसर राइटिंग करें। लेकिन ऐसे में ये कर सकते हैं आपकी, जैसे कुछ करंट के टॉपिक आ गए हैं ना, अगर मान लो कि सपोज दैट कि ऐसे आपका विमेन एम्पावरमेंट पे ही आ गया, तो आप विमेन एम्पावरमेंट में 2-4 पॉइंट दे सकते हैं करंट का। जैसे कि IPL में टीम आ गई है, विमेंस टीम है ना, तो ये 2-4 एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। जैसे हंसराज ठाकुर है, अभी वो पायलट बनी है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप उसमें जितना ज़्यादा रिलेट करके बताएंगे उतना ज़्यादा इंप्रेसिव आपका ऐसे बन जाएगा। अच्छा। जी बिल्कुल। मैम, जो शुरुआत करना चाहते हैं बहुत सारे छात्र, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं जो आपने किया है, कुछ शॉर्ट में बता दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो बच्चे शुरुआत करना चाहते हैं, अगर वो इस जर्नी को पूरी तरह से जीना चाहते हैं, पूरा हर तरीके से उनको रेडी रहना पड़ेगा। सोसाइटी प्रेशर, मेंटली प्रेशर, फैमिली प्रेशर, और साथ साथ में अपना खुद का भी। कई बार ऐसे थॉट्स आते हैं कि क्विट कर दें। तो ये सारी चीज़ों के लिए अगर आप पहले से प्रिपेयर हैं तो तभी इस जर्नी को शुरू करें। अदरवाइज़ थोड़ा सा स्पेक्टिकल हो जाता है कि, लेकिन अगर आप शुरू करते हैं तो चीज़ों को ध्यान में रख करके शुरू करें। टफ़ नहीं है, बिल्कुल भी टफ़ नहीं है कि आप कहें टफ़, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो कॉन्टीन्यूटी है। आप कॉन्टीन्यूटी बना के रखें तो आराम से क्लियर कर पाएंगे। पहले अटेम्प्ट में करने वालों को क्या ध्यान देना है?
है ग्रेजुएशन से आपने तैयारी हाँ, किया है। ग्रेजुएशन से तैयारी की जी। है। सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वही कंटिन्यूटी का ध्यान रखना है कि मैं नहीं कहती कि आपको 12 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है, नहीं, जितना पढ़ना है प्रोडक्टिव पढ़ना है। आपने 3 घंटे पढ़ा, 5 घंटे पढ़ा, 6 घंटे पढ़ा, पर प्रोडक्टिव पढ़ा। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है, प्रोडक्टिव है या नहीं है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा दिन तो किताब लेके बैठे हैं पर नहीं पढ़ पाए कुछ भी, तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए ध्यान रखें कि जो भी पढ़े प्रोडक्टिव तरीके से पढ़े, और पढ़ने पर इस तरीके से ध्यान दें, मन है तभी पढ़ें, ऐसा नहीं कि खामखा प्रेशर बना रहे हैं, ऐसे ना पढ़ें। अच्छा, बुक्स मटेरियल थोड़ा सा बता दीजिए, कौन कौन सी बुक्स को आपने मैंने लक्ष्मीकांत मैंने ली है, ठीक है। स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ी है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। एथिक्स के लिए मैंने नोट्स ही पढ़े थे। मेरा ऑप्शनल PSIR था, मैंने सुब्रा रंजन पढ़ा था। आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया। यही सारी बुक्स जो फेमस हैं वही मैंने भी पढ़ी हैं, उन्हीं बुक्स से मैंने भी पढ़ा है। बस एक स्ट्रेटेजी यही रही है कि मैंने जो पढ़ा है उसका तभी आंसर राइटिंग किया है, तभी उसके साथ क्वेश्चंस लगाए हैं। सैल्यूट मैम। तो ये देख सकते हैं वो सारी जानकारी है जो आपके डाउट रहते हैं, कमेंट में सारे के सारे डाउट क्लियर किए हैं। और मैडम ने पहली बार में प्री निकाला, मेंस इंटरव्यू 3 बार लगातार यही रहा। इस बार हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका सिलेक्शन फाइनल हो, और आपके जो डाउट रह जाएं तो कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।